नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी जो हमें शेयर किए हैं उनका नाम है पंकज। ये घटना उनके साथ में घटी थी साल 2010 में। पंकज की नई नई शादी हुई थी। शादी को लगभग 6-7 महीना ही बीता था और उसके बाद अपने एक रिश्तेदार के पास रात में किसी फंक्शन में जाते हैं अपनी पत्नी को लेकर के और अपनी नई बाइक पर बिठा करके, और उसके बाद ये घटना उनके साथ में घटती है। तो चलिए पंकज जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को मैं सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं लखनऊ का पास का रहने वाला एक गांव का। मेरे पिता आर्मी से रिटायर आ चुके थे और इसके कुछ ही दिनों के बाद मेरी शादी वो कर देती। मेरी पत्नी आती है, पढ़ी लिखी और बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। घर का काम धाम बिल्कुल संभाल लेती है। मेरे माँ को बहुत आराम मिलने लगता है। अब इसके बाद रोज़ का दिनचर्या, मैं उस टाइम काम के जुगाड़ में लगा हुआ था, लेकिन अभी कोई काम मुझे पसंद नहीं आया था। मेरे पिता का कहना था कि तू नौकरी क्या करेगा, तेरे लिए मैं कोई शहर में छोटा मोटा बिजनेस कर देता हूँ और मैं भी तेरे साथ में लगा रहूँगा। हम दोनों का काम चलता रहेगा, मैं घर में बैठ के क्या करूँगा। तब मैं कहने लगा कि नहीं पिताजी, मुझे तो नौकरी का शौक़ है। लेकिन कहने लगे कि ट्राई मार, अगर तुझे अच्छी नौकरी मिल जाती है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, लेकिन नहीं मिलती है ना तो तेरे पास में 5-6 महीना टाइम है और मैं भी कब तक घर में खाली बैठा रहूँगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। तब मैं तेरे से सलाह नहीं लूँगा। तेरे पास मात्र 6 महीने हैं और 6 महीने के अंदर तेरे को नौकरी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे साथ मेरे बिजनेस में लगना पड़ेगा। तब मैं कहा कि ठीक है, मैं आपका शर्त को मान लेता हूँ। अब इसके बाद मैं नौकरी के तलाश में लग गया। कई जगह मुझे नौकरी भी मिली। मैं 2-4 दिन किया भी, लेकिन वो मज़ेदार नौकरी नहीं थी जिसकी मुझे तलाश थी। मैं नौकरी ना जाने कितना देखा, 2-4 नौकरी मैं ज्वाइन भी किया, लेकिन असफल रहा। वो नौकरी मुझे पसंद नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे पिता का बात ही सही है, मुझे बिजनेस में उतरना चाहिए। ये नौकरी मेरे लिए बनी ही नहीं है। तब मैं अपने पिता से कहता हूँ, 6 महीने भी नहीं बीता था, 3 महीने के अंदर में, कि पिताजी आप वो काम को शुरू कर दो, मैं आपके साथ में हूँ। पिताजी भी खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे मालूम है तू मेरा बेटा है, तो मेरे से अलग तो जा ही नहीं सकता। चल मैं आज से ये काम का शुरुआत करता हूँ। पहले मैं दुकान देखूँगा और इसके बाद जो मुझे करना हैगा मैं करूँगा। बस मेरे साथ में अब तू लगा रहना। और ऐसा ही होता है। हम छोटा सा एक बिजनेस का स्टार्ट करते हैं अब पिताजी के हाथों, और वो बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। हम पूरा परिवार खुश थे कि चलो अब हमारा काम बिल्कुल सही हो गया, मुझे कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं है। और उसी बीच एक मेरे रिश्तेदार के यहाँ पर एक फंक्शन का प्रोग्राम होता है। हाँ, खास करके रिश्तेदार मुझे बुलाना चाहते हैं और मेरी पत्नी के साथ में। हाँ, कहते हैं कि देख भाई, हम तुम्हारे शादी में आ नहीं पाए थे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के लेके आओ। हमारा परिवार सब कोई देखना चाहता है। इसी बहाने मैं तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन पिताजी कहने लगे अरे जाना, ये अपने नज़दीकी रिश्तेदार है, चलो तुम्हारा शादी में नहीं आए, कहीं गए हुए थे, लेकिन जब हम यहाँ पर हैं तो जाना उचित है ना। रिश्तेदारों से दूर नहीं भागना चाहिए बेटा। कब कहाँ कौन कैसे काम में आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इनसे मिलकर रहो, कभी इनसे बिगाड़ने की कोशिश मत करो। हाँ, तब मेरी बात समझ में आई थी। अब वहाँ से जो जगह थी ना, लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी थी। शाम के टाइम अब हम दोनों निकल रहे हैं, पत्नी और मैं पत्नी को बोला था कि देखो वहाँ पर जितने लोग हैं तुम्हें पहली बार देख रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ करके चलना, हिसाब किताब से, कि लगे कि नई बहुरिया हो। अब मेरी पत्नी मेरे मन को बात को समझ जाती है, जो मैं उसको समझाता हूँ। अपने हिसाब से सज धवर करके नई बहुरिया की तरह बाइक पर बैठ जाती है। फिर मैं चल पड़ता हूँ। मैं बिल्कुल सही टाइम पर पहुँच जाता हूँ। उस पार्टी में मैं भाग लेता हूँ और परिवार के लोग जो रिश्तेदार के थे मुझे दोनों को देख कर खुश भी हो जाती हैं और वो कहते हैं कि पंकज बेटा आज रुक के जाना। तब मैं हवाला देता हूँ कि देखिए अब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, अब मैं अपने पिता के साथ में अब उनके साथ चलता रहता हूँ। ना मैं तो रुक नहीं पाऊँगा।
मुझे तो सुबह काम में जाना ही है पिताजी के साथ में, मेरे बगैर तो जा नहीं पाएंगे। मैं अपनी समस्या गिनाता हूँ और तब वो लोग मान जाते हैं। अब इस तरह करते 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 मैं जब भी निकलने की कोशिश करता हूँ और तब लोग कहते हैं अब बस थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी थोड़ी देर। इतना करते करते रात का 10:30 बज चुका था और तब मैं कहने लगा कि देखिए अब मुझे निकलने दीजिए। और तब वो मिठाई उठाई बांध करके अच्छी तरह से पैक करके और मुझे हवाले कर दिए कि बेटा ये अपने परिवार के लेते जा, तेरे पिताजी को मिठाई बहुत पसंद है, इनके मिठाई जरूर खिलाना। आखिरकार वो मिठाई को मैं सुरक्षित जगह पर टांग देता हूँ बाइक में और फिर पति पत्नी चल पड़ते हैं। मैं 500 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया था, लेकिन एक जगह ऐसा था जहाँ पर मुझे खबर मिलती थी या मिली थी कि उस जगह जो है ना, जैसे जिन जिनातों का जगह है, वो जगह लोगों का नज़र में भूतिया था और वहाँ पर दिन दोपहर में भी लोग अकेले जाने से उस सड़क से डरते थे। हम उसी जगह से गुजर रहे थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था क्योंकि उस जगह के बारे में मैं देखा नहीं था, सुना जरूर था कि हाँ इस सड़क पर कोई ऐसी जगह है। मुझे लगा कि वो जगह हम निकल चुके हैं, अब क्या है, अब सीधा अपना घर जाएंगे। लेकिन मैं कहूँ ना, मैं थोड़ा स्मोक किया करता था। अब उस घर में तो मैं स्मोक कर नहीं पाया था, स्मोक का तलब भी लग रही थी। अब मेरी पत्नी भी रोकती थी, नहीं स्मोक करना ठीक नहीं है, स्मोक करना ठीक नहीं है, सेहत के लिए सही नहीं है। लेकिन मैं रखा हुआ था, इंतजाम सब कुछ था मेरे पास में। एक सुनसान जगह पर मेरी बाइक गुजर रही थी और फिर मैं अब अपने आप को अब उस जगह पर कहता हूँ कि जगह ठीक ठाक है, साफ़ सुथरी है और आसमान में चांद भी निकला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, डरने वाली जगह है नहीं। मैं अपनी बाइक रोक देता हूँ तो पत्नी कहती है बात क्या है, क्यों रोके बाइक? मैं कहना हूँ मैं थोड़ा सा अब बाथरूम करके आ रहा हूँ ना, ज़ोर से लगी हुई है। और तब पत्नी कुछ बोल नहीं पाई। मैं बाथरूम करने जाता हूँ और बाथरूम करने के बाद वहीं पर सिगरेट सुलगा लेता हूँ। सुलगाने के बाद 2-4 कस तो वहीं लेता हूँ। जब आत्मा तृप्त हो जाती है और तब मैं बाइक की तरफ बढ़ने लगता हूँ। लेकिन सिगरेट के कस लेता हूँ तो ऐसा अब दिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ पत्नी को कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, छुपा लेता था, बिल्कुल आभास नहीं होने देता था, ऐसे ही में था। और इसके बाद जब मैं बाइक के पास आता हूँ तब तक सिगरेट मैं फेंक चुका था, जो जितना भी बची हुई थी मैं सब फेंक चुका था, बुझा दिया था। जब बाइक के पास में आता हूँ ना तो मेरी पत्नी चांद की तरफ निहारे जा रही थी। मैं उसको कहता हूँ क्या बात है, आज चांद में बड़ा दिलचस्पी होगी तुम्हारी, कभी तो तुम घर में चांद नहीं देखा करती थी और आज क्या बात है। लेकिन जब वो कोई जवाब नहीं देती है ना तो मेरा मन में खटका होने लगता है। मैं उसको पूछता हूँ बात क्या है, अरे भाई चलो बैठ जाओ सही ढंग से, हम घर के लिए अब जा रहे हैं। लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। तब मैं उसको झंझोड़ता हूँ, अरे भाई होश में हो ना, क्या हो गया तुम्हें? और तब जैसे होश में आती है, कहती है कुछ ही तो नहीं हुआ। मैं कहाँ थी, मैं तो यहीं पर थी, क्या हो गया, आप मुझे इस तरह से झंझोड़ क्यों हो रहे थे? मैं कहने लगा कि मैं काफ़ी देर से बकबक कर रहा था, तुम तो चांद की तरफ देखे जा रही थी, जैसे ज़िंदगी में पहली बार चांद को देख रही थी। बात क्या हुआ था, किस सपने में खो गई थी? मैं एक तरह से मजाक के मूड में आ चुका था और वो भी मुस्कुराने लगी थी। अब फिर हम चल पड़ते हैं। जैसे घर में आते हैं ना तब तक तो मेरी पत्नी और हम सुरक्षित रहते हैं। घर के अंदर आने के बाद में रात तो ज़्यादा हो चुकी थी। बाबूजी आकर के दरवाज़ा खोले थे और कहने लगे सब कुछ ठीक ठाक है ना? और तब मैं कहता हूँ कि हाँ सब कुछ सही ढंग से हो गया और उन्होंने आपके लिए मिठाई भी दिया है। मैं मिठाई का डब्बा उनको अब थैला सहित पकड़ा देता हूँ कि आप और मम्मी दोनों खा लीजिएगा। वो मिठाई का डब्बा बाबूजी पकड़ लेते हैं और फिर हम दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं। मेरी पत्नी बाथरूम जाने के लिए बोलती है और मैं कहता हूँ जाओ ना, फिर किसने रोका तुम्हें? और फिर वो बाथरूम जाती है ना तो फिर लौट के नहीं आती है। काफ़ी देर हो जाता है। मैं तो बिस्तर में सो चुका था, आँख भी लगने लगी थी, नींद आने लगा था। लेकिन जब पत्नी बिस्तर पर नहीं हो तो मेरा नींद उड़ जाता है। अरे इतना टाइम हो गया, बाथरूम में क्या कर रही है, क्या नहा रही है क्या? मुझे ऐसा ही लगा। मैं आवाज़ देने लगा धीरे धीरे। अब मैं ज़ोर से बोल तो नहीं सकता था, बगल के कमरे में मेरे बाबूजी थे, मेरी माँ थी, तो मुझे थोड़ा सा धीरे से बोलना पड़ा।
जब वो आवाज़ कुछ नहीं सुनाई पड़ती ना, मेरा मन बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है। अब फिर मैं बाथरूम की तरफ जाता हूँ तो देखता हूँ कि बाथरूम के अंदर नहीं, बाथरूम के बाहर ही जमीन पर, फर्श पर लेटी हुई थी। ऐसा क्या हो गया? मैं एकदम घबरा जाता हूँ, उठाने लगता हूँ, उसका नाम लेके बोलने लगता हूँ, अरे उठो उठो, ये कोई सोने की जगह है, अरे सोने की जगह तो घर में है। लेकिन जब नहीं उठती है ना, तब मैं बाबूजी को, माँ को आवाज़ देता हूँ, जल्दी आइए, देखिए ना इसको क्या हो गया है। मेरे पिताजी यानी बाबूजी दौड़ करके आते हैं, मेरी माँ भी आती है। और फिर हम सारे मिलकर के उसको होश में लाने लगते हैं, लेकिन होश में नहीं आती। तब पिता कहते हैं कि यहाँ से उठाओ, ले चलो अपने कमरे में। मैं उसको अपने हाथों से उठाता हूँ और बिस्तर पर ला करके सुला देता हूँ। बाबूजी उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, माँ होश में लाने की कोशिश करती है। मैं भी जितना हो सकता है हम सभी ने प्रयत्न किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। होश में आ ही नहीं रही थी, आंखें तक नहीं खोल पा रही थी। ना जाने उसको क्या हो गया था। बाबूजी कहने लगे कि तू रास्ते में कहीं रुका तो नहीं था? वो रास्ता ठीक नहीं था, मैं तुझे बताना भूल गया था। और तब मैं याद कर लिया था, मुझे पता था कि मैं कहाँ रुका था। सिगरेट की तलब ऐसी होती है। मैं बाबूजी को तो बताया नहीं कि मैं सिगरेट के लिए रुका था। मैं बताया कि बाबूजी एक जगह पर मैं बाथरूम करने के लिए बाइक रुकी थी। पूरी घटना बता देता हूँ कि जब मैं आया तो ये चांद की तरह निहार रही थी। मेरे मन में तो कुछ उस टाइम ही लग रहा था, लेकिन ये होश में अब आ चुकी थी उस टाइम में। तब मुझे लगा कि ना, सब कुछ सही है, शायद इसका ध्यान भटक गया होगा। बाबूजी अब चिंता में डूबे हुए थे। कह रहे थे कि मुझे शक हो रहा था, ऐसा ही मुझे लग रहा था। अब इस टाइम क्या कर सकते हैं, अब जो होगा सुबह होगा। लेकिन मेरी माँ ने हार नहीं माना था। माँ पूजा करने वाली थी, पूजा करती थी, सुबह शाम आरती भगवान को करती थी। बगैर पूजा पाठ का तो अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। और शाम की आरती के बगैर घर घर में खाना का शुरुआत भी नहीं होता था। बड़े नियम की पक्की थी मेरी माँ। और वो पूजा घर में जाती है, आरती के थाली वगैरह सब कुछ उतार करके जो गंगा जल होता है ले आ करके मेरी पत्नी के ऊपर में छिड़कने लगती है। और कुछ शायद गायत्री मंत्र वगैरह पढ़ा करती थी, शायद गायत्री मंत्र ही होगा। वो मंत्र पढ़ते हुए जल का छिड़काव करने लगती है। और उसी वक्त मेरी पत्नी आंखें खोल देती है। लेकिन साधारण आंखें नहीं थी, एकदम ऐसा लग रहा था कि एकदम लाल लाल हुआ पड़ा है, जैसे मेरी पत्नी ना जाने कितना नशा कर चुकी हो, ऐसे ही वो आंखें दिख रहा था। और वो गुर्राती है एक भारी आवाज में, किसने मेरे ऊपर में ये पानी डाला, किसने डाला? वो भारी आवाज हम पूरा परिवार आज भी नहीं भूल पाते। तब मेरे पिता तो पहले ही समझ चुके थे कि इस पर कोई साया आ चुका है, लेकिन इतना बड़ा साया मेरी पत्नी के ऊपर में आया था, उनको भी विश्वास नहीं था। मेरे पिताजी कहना था कि वो जिन्नात था, जिन था। मेरी पत्नी की खूबसूरती पर वो रीझ गया था। हाँ, मेरी पत्नी के साथ ही इस घर में पहुंच चुका था। मेरी माँ हार मारने वाले में से नहीं थी। वो अपने काम करती रही, गायत्री मंत्र पढ़ती थी और उस जल का छिड़काव उसके चेहरे पर करती थी। जब भी करती थी ना, मेरी पत्नी बेचैन हो जाती थी, आंखें बंद हो जाता था, छटपटाने लगती थी, जैसे उसका कोई गला घोंट रहा हो, ऐसा उसके साथ में अब होने लगता था। मैं तो सब देख करके पहली बार मेरे जीवन में एक घटना घटी थी। मैं अपने आंखों के सामने देख रहा था, पत्नी तड़पने लगती थी। तब मेरी माँ रुकती नहीं थी, फिर जल को छिड़काव करती थी। पूरा शरीर पर गंगा जल का छिड़काव उसने करना शुरू कर दिया। गायत्री मंत्र पढ़ती जाती थी और जल का छिड़काव करती जाती थी। ये देख करके तो मैं एकदम डरा हुआ था। कुछ देर के लिए मेरी पत्नी आंखें खोलती थी और फिर वैसे ही बड़बड़ाने लगती थी भारी आवाज में, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, ऐसे ही आवाज आती थी। और फिर दूसरे पल में दूसरी आवाज, फिर पुरुष का आवाज हो जाता था, कभी स्त्री का आवाज हो जाता था। अब तो मुझे समझ में नहीं आता क्या इसके शरीर में कई आत्माओं ने प्रवेश कर लिया एक साथ में। मैं डरा हुआ था, लेकिन मेरे पिताजी सब कुछ जानते थे और कह रहे थे ये जिन है, ये अपने आप को छुपा रहा है, ये कभी लड़की की आवाज़ में बोलता है और कभी लड़के की आवाज़ में है, ये जिन है, ये इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। लेकिन मेरी माँ पूरा साथ दे रही थी उस वक्त में, मेरी पत्नी का। वही झाड़ फूक तो मैं नहीं जानता था कि मेरी माँ कभी क्या करती थी, पूजा पाठ जरूर करती थी
और वही उस वक्त में काम आ रहा था। आखिरकार एक पल ऐसा आया कि मेरी पत्नी जल बिना जैसे कोई मछली तड़पती है ना, वैसे ही तड़पने लगी थी, जैसे उसके शरीर में आग लगा हुआ हो। माँ गायत्री मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल का छिड़काव कर रही थी। ऐसे ही मेरी पत्नी तड़प रही थी। अचानक उसका बदन बिल्कुल शांत हो जाता है। मैं तो घबरा गया था कि मेरी पत्नी को कुछ हो तो नहीं गया। और माँ 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 एक बार भी वो भी घबरा के मेरी तरफ देखने लगी। लेकिन उस वक्त में मेरे बाबूजी कहने लगे, अब ठीक लग रहा है, अब ये शांत हो गई है ना, अब मुझे उम्मीद है कि काम बन जाएगा। मैं अपनी पत्नी का शरीर टच करने लगा। बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरी पत्नी है ही नहीं, लेकिन नब्ज चल रहा था, सांसें चल रही थी। और तब मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। अब इसके बाद माँ फिर वही जल का छिड़काव करती है। अब कुछ ही देर के बाद में पत्नी उठ के बैठ जाती है। सब लोग को विस्मय से देख रही है, घूर घूर के, क्या हुआ था, कितना टाइम हुआ है। जैसे उसको ऐसा लग नहीं रहा था कि उसके ऊपर में कोई जिन्नात सवारी कर लिया था। जिन्नात हमारे घर में उसके जरिए पहुंच गया था। मेरी पत्नी की सुंदरता पर रिझ चुका था। ना जाने मेरे घर में क्या होने वाला था। लेकिन मेरे माँ ने उस गायत्री मंत्र के द्वारा और जो भी पूजा पाठ करती थी उसके द्वारा जिन्नात को हरा दिया था। जिन्नात मेरी पत्नी का शरीर छोड़ के जा चुका था। और उसके बाद मैं इतना डर चुका था। मुझे तो रात के टाइम और ख़ास करके पत्नी को कहीं लेके जाना होता था ना, तो मैं बिल्कुल डरा रहता था कि नहीं भाई, तुम इतनी सुंदर हो, आदमी तो आदमी, भूत प्रेत भी तुम पर अब एक तरह से लाइन मारने लगते हैं। नहीं बाबा नहीं, ये बातें मजाक में करता था। लेकिन पत्नी मुस्कुरा देती थी और कहती थी नहीं नहीं, ये तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ में हुआ था। उसको आज भी यकीन नहीं था कि ऐसा भी उसके साथ में हुआ था। हम समझाने की कोशिश करते थे, कहती नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। वो मानने को तैयार नहीं थी। और हम इसके बाद में बोलना ही बंद किए कि अच्छी बात है। हम उस चीज़ को दोहराना भी नहीं चाहते थे। लेकिन उस घटना को मैं आज भी दिमाग में जिंदा पाता हूँ। कभी जब एकांत में बैठता हूँ ना, और कभी मेरा दिमाग घूम जाता है उस घटना की तरफ, तो आज भी मेरे बदन कांप उठता था कि हे भगवान, कितना खूंखार जिन्नात होगा जो मेरी पत्नी के शरीर में आ चुका था, उसकी सुंदरता पर रिझ करके। अगर माँ उस टाइम पूजा पाठ और वो सब नहीं करती तो शायद जिन्नात मेरी पत्नी को आसानी से छोड़ता भी नहीं, जैसे मेरे पिताजी का कहना था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, पंकज जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझ तक शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाई वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी टाइम, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।